बनती खबरें। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन एवं शिलान्यास। गृह मंत्री ने वैष्णो देवी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को किया लॉन्च। शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में पहली बार जापान पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। जापान के प्रधानमंत्री ने उत्तर कोरिया की कार्रवाई को बताया बर्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महसा अमीनी की मौत के विरोध को हिंसक रूप से दबाने पर ईरान को और खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने विरोध को दंगा करार देते हुए अमेरिका और इजराइल पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का लगाया आरोप। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच इंदौर में आज। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। देश भर में महानवमी पर्व की धूम। मंदिरों में सुबह से लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की जाती है विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटरा के सांची छत हेलीपैड पहुंचे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी में होने वाली विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद जम्मू के कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही जनहित की विभिन्न घोषणाएं कर सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का लॉन्च उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला यह अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना सड़क अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाले यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में पहली बार भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन करेंगे। 750 बिस्तरों वाला ये एम्स करीब 1500 करोड़ की लागत से बना है और 247 एकड़ में फैला है। एम्स बिलासपुर में किस तरह की सुविधा है, इस पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने एम्स बिलासपुर के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी से खास बातचीत की। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस एम्स के की क्या खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिलासपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर वीर सिंह नेगी। सर, क्या यूनिक फीचर है इस एम्स का? सर, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5वें फेज में एम्स बिलासपुर का निर्माण हुआ है। ये 1471 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ये 247 एकड़ में फैला हुआ है और ये बिलासपुर ही नहीं पूरे हिमाचल और आसपास के पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए एक सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे कि जो हमारे उच्च हिमालयी लोग हैं और जो बाकी जो दूर दराज के अनसर्विस्ड एरियाज हैं उनको ये सुविधा पहुंचाएगी। और हमारे जो ट्राइबल एरियाज में हैं उन लोगों को इससे खासकर फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से भी हेली एम्बुलेंस के जरिए पेशेंट्स को यहाँ पे लाने में मदद मिलेगी। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो सुपर स्पेशलिटी की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर मिलने वाली है? सर, यहाँ पे हमारा एक अत्याधुनिक नवीनतम सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल है। 750 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें कि 18 जनरल स्पेशलिटीज हैं और 17 सुपर स्पेशलिटीज हैं। सभी सुपर स्पेशलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ओपीडी की बात करें तो शुरुआत तो आपको ओपीडी से फेस करना पड़ेगा, तो कितनी मरीजों की कैपेसिटी है, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे? भी नए बिल्डिंग में ओपीडी सर्विसेज चालू है जिसमें कि हमारा प्रतिदिन का जो फुटफॉल है वो 500 पेशेंट्स का है। और जैसे ही हमारी सब सर्विसेज इन पेशेंट और इमरजेंसी सर्विसेज शुरू होती हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1,500 से 3,000 के बीच में पहुंच जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है, तो क्या टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी और किस तरीके से वो ऑपरेशनल होगा? जी, हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा 21 मई 2021 से ही शुरू कर दी थी, जिससे कि हम दूर दराज क्षेत्र के लोगों को भी कोविड महामारी के दौरान भी और जो दूसरी बीमारियों के लोग भी थे जबकि अस्पताल में आना मुश्किल था लोगों के लिए, तो हमने टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको सेवाएं दी हैं। हर एम्स की अपनी एक खासियत होगी, क्योंकि डिजीज प्रोफाइल के हिसाब से एम्स का निर्माण किया जा रहा है। तो हिमाचल के अंदर जो डिजीज प्रोफाइल है उसको लेकर के क्या डॉक्टर्स आपके कैंप भी करेंगे? दूर दराज के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर इस तरह की चीज व्यवस्था होगी क्या? जी, मैं इसमें आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा जो लाहौल स्पीति और चंबा के साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में करार हो चुका है, जिसके तहत हम लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी और वहाँ कैंप्स के माध्यम से भी वहाँ की जनता की सेवा करेंगे। हिमाचल के लोग जो पहले चंडीगढ़ जाते थे, शिमला जाना पड़ता था, उनको आप क्या संदेश देना चाहे इस एम्स के माध्यम? मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि मोदी जी द्वारा दिया गया ये ऑनली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर हिमाचल के लिए एक मील का पत्थर और वरदान साबित होगा। सारे ही हिमाचल की जनता को और स्पेशली दूर दराज के उच्च हिमालयी क्षेत्र के लोगों के लिए ये खासकर बेनिफिशियल होगा। हिमाचल के लोगों को अब पीजीआई चंडीगढ़, शिमला या फिर दिल्ली एम्स जाने की जरूरत नहीं है। उनको तमाम यहीं पर अत्याधुनिक सुविधाओं
से लैस इलाज मिलेगा, साथ ही साथ टेली कंसल्टेशन भी मिलेगा ताकि दूर दराज के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कैमरामैन किशन चंद के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, बिलासपुर एम्स, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा हिमाचल के कुल्लू में मनाएंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री कुल्लू में दशहरा मनाएंगे। अपने हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री राज्य को सौगातों का गुलदस्ता भी भेंट करेंगे, जिसमें बिलासपुर का एम्स भी शामिल है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंडी में एक्सक्लूसिव बातचीत की। हिमाचल के कुल्लू का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है और ये पहली बार है जब कोई भी प्रधानमंत्री दशहरे के मौके पर कुल्लू पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को कुल्लू में मौजूद होंगे और हमारे साथ हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, ये आपके लिए कितनी गौरव की बात है और किस तरह की तैयारियां हैं? स्वाभाविक रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि कुल्लू के दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा मेला मनाया जाता है, उसमें बतौर प्रधानमंत्री कुल्लू के दशहरे में आकर के रघुनाथ जी की यात्रा को देखना और उसमें भाग लेना, ये हमारे लिए एक अलग तरह का अनुभव उस दृष्टि से है हिमाचल वासियों के लिए। और सभी लोग उत्साहित हैं और उत्साहित होने के साथ साथ में बहुत जोरदार ढंग से हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। इस मौके पर सौगातें भी प्रधानमंत्री हिमाचल को देने वाले हैं। 3,650 करोड़ की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। एम्स की सौगात देने वाले हैं बिलासपुर को। तो ये आपके लिए कितना ऐतिहासिक मौका होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत एक स्नेह का एक रिश्ता है और बिना मांगे हिमाचल प्रदेश को एक नहीं अनेकों योजनाएं मिली और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलना और उसका इनॉग्रेशन के लिए आना, और इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन भी किया था और वो भवन बन करके तैयार हुआ और तैयार होने के बाद उनको डेडिकेट कर रहे हैं। और उसी तरह से हमारे बिलासपुर में ही हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उसका इनॉग्रेशन वहाँ पर होने वाला है और उसके साथ साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो भी उसका भी शिलान्यास हो रहा है उस दिन। और साथ में 4 लेन जो हमारा बद्दी का इलाका है, बद्दी में जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भी एक शुरुआत हो रही है 4 लेन की। तो ये सारे 4 प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट्स वो हिमाचल प्रदेश को हम उस दिन जो है वो मिलकर के हिमाचल की विकास को, हिमाचल की प्रगति को बहुत गति देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक आखिरी सवाल, अक्टूबर 2017 में जैसा आपने बताया प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था एम्स का और अब वो बनने जा रहा है। इसमें 100 डॉक्टर्स के लिए भी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो वो हिमाचल की मेडिकल फैसिलिटी को और कितना मजबूत करेगा? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के आने के पश्चात जो है डॉक्टर्स की 100 पोस्टें में और एडिशन होगी जो हिमाचल के अंदर जिनकी ट्रेनिंग होगी इस इंस्टीट्यूट में। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में 6 मेडिकल कॉलेज और भी, छोटा प्रदेश लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा देने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है और 6 मेडिकल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो जिसमें से 3 मेडिकल कॉलेज जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जिनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के साथ खास रिश्ता रहा है और इसी नाते छोटा प्रदेश ये जरूर है लेकिन इसके पास सौगातें और सुविधाएं दोनों हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, मंडी। जम्मू कश्मीर जेल विभाग के डीजी हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी गई है। जम्मू के उदयवाला इलाके में हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हत्यारों ने उनके सिर पर किसी हथियार से हमला किया है, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि डीजी हेमंत लोहिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। उनका घरेलू सहायक फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। मामले की जांच की जा रही है। सीबीआई ने पिछले साल हुई IIT JEE मुख्य परीक्षा में कथित हेरफेर के मामले में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है।
अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कथित छेड़छाड़ के लिए विदेशी नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिस पर मुख्य हैकर होने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि जब रूसी नागरिक मिखाइल शार्गिन विदेश से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो केंद्रीय एजेंसियों ने सीबीआई को सतर्क किया। शार्गिन को अलमाटी कजाकिस्तान से आने के बाद दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो ने हिरासत में लिया। जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि कुछ विदेशी नागरिक जेईई मुख्य समेत कई ऑनलाइन परीक्षाओं से छेड़छाड़ करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत में शामिल थे। इस मामले की जांच में पता चला था कि रूसी नागरिक एक बड़ा हैकर है। ये विदेशी नागरिक इस परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी है। इससे पहले इस घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप यूजीसी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार का ऐलान किया है। यूजीसी के नए गाइडलाइंस के मुताबिक अब छात्र एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकेंगे। छात्र दोनों कोर्स फिजिकल मोड में या फिजिकल और ऑनलाइन मोड में एक साथ कर सकते हैं। यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को इसी सत्र में इस स्कीम को लागू करने को कहा है ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। इस विषय पर यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अब छात्र एक ही समय में फिजिकल मोड में 2 अलग अलग कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वो जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो डबल डिग्री की जो शुरुआत की गई है कि छात्र साइमल्टेनियसली फिजिकल मोड में भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं, तो क्या सोच है इसके पीछे, क्या पर्पस है? 2 डिग्री करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम ये 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। दोनों कोर्सेज फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग? करेक्ट, फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट से भी आप कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी 2 कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा डीयू में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, जेएनयू से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप जेएनयू में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं अहमदाबाद, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां पर एक कार्यक्रम में संबोधन दे रही हैं। गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। गुजरात के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गांधी जी और सरदार पटेल के सपनों के अनुसार वर्ष 1949 में स्थापित ये विश्वविद्यालय अनेक मानकों पर और पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है। गुजरात विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि न केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक जिस संस्थान के छात्र रह चुके हैं, इसका विज्ञान, अनुसंधान एवं इनोवेशन में अग्रणी रहना स्वाभाविक है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और
उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे विश्वास है कि महिला उद्यमियों के इनोवेशन और स्टार्टअप के प्रयासों को बढ़ावा देने में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और प्राइवेट उपक्रम से जोड़ने का एक प्रभावी मंच भी साबित होगा। आप सबको ज्ञात होगा कि हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 81 से 14th स्थान पर पहुंच गई है। इस संदर्भ में शिक्षा, विशेषकर बालिका और जनजातीय शिक्षा से जुड़े सैनिक स्कूल, गर्ल्स लिटरेचर रेसिडेंशियल स्कूल और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे परियोजनाओं का उद्घाटन करके मुझे हार्दिक खुशी हो रही है, क्योंकि विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात ने अन्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। पिछले 2 दशकों में राज्य में स्कूल ड्रॉप आउट की दर 22% से घटकर 1.37% हो गई है। शिक्षक छात्र रेशियो में भी 40 से सुधरकर 26 तक पहुंच गया है। आज विद्या समीक्षा केंद्र में इसके माध्यम से करीब 55,000 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे छात्र का लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी देखी रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य के करीब 20,000 स्कूलों की आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने के लक्ष्य रखा गया है। गुजरात ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की गई है। यहाँ 2001-2 में राज्य में कॉलेजेस की संख्या 775 थी। वो 2021 में ये संख्या 3,100 से भी अधिक हो गई है। उच्च शिक्षा के मूल्य के लिए भारत का पहला एजुकेशन क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सेल, गरिमा सेल, इसी राज्य में स्थापित किया गया है। इसी तरह वन बंधु कल्याण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय समाज में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट दर में भी कमी आई है। गुजरात सरकार गुजरात गौरव अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं पर कार्य कर रही है। देवियों और स्वजनों, कल भी मैंने राज्य में स्वास्थ्य, सिंचाई, जल आपूर्ति और यातायात से संबंधित अनेक योजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण भी मैंने किया। मुझे विश्वास है कि ये सारी परियोजनाएं राज्य के विकास और अधिक गति देने वाले योजनाएं हैं और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और सहायक सिद्ध आगे जाके जरूर होगी। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि गुजरात
विकास के कई मानकों पर पिछले 2 दशकों में अग्रणी राज्य रहा है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेशी विकास में गुजरात ने कई मानक प्रस्तुत किया है। देवी और स्वजनों, इस राज्य के विकास का अपना मॉडल होता है। ये हर राज्य में अपना अपना मॉडल होता है जो राज्य के संसाधनों और जरूरतों में निर्धारित होता है। लेकिन गुजरात ने जिस तरह से पिछले 2 दशकों में सर्वांगीण प्रगति की है, उसने अन्य राज्यों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया है। अगर सारी राज्य एक दूसरे से सीखते हुए और उनके सफल मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़े, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश अमृतकाल के दौरान एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकेगा। इसी के साथ ही आप सबको मैं दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय गरबी गुजरात, जय भारत, जय हिंद। तो गुजरात से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे और इससे पहले उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट को लॉन्च किया है और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नज़र में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। ये समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। हैदराबाद में आतंकी साजिश रच रहे लश्कर के 3 संदिग्धों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इन 3 संदिग्धों अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक को हैदराबाद के मलकपेट इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कल अदालत में पेश किया गया था और इन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन आतंकियों के पास से 4 हथगोले, 1 मोटर बाइक और करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को आज पेश होने का समन भेजा। इन नेताओं में अंजन कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और गली अनिल शामिल हैं। ईडी ने आज दिल्ली में इन नेताओं को पेश होने के लिए कहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जब राहुल और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी, जिसका विवरण देने के लिए ईडी ने इन नेताओं को समन किया है। कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए इससे पहले ईडी ने रविवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को भी तलब किया था। ईडी ने उन्हें 7 अक्टूबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा। इस मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर चुकी है। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन में मतदाता जंक्शन साप्ताहिक श्रृंखला का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मतदाता जंक्शन है क्या? मतदाता जंक्शन एक साप्ताहिक श्रृंखला है जो आकाशवाणी पर हर एक शुक्रवार को प्रसारित होगा, जिसमें चुनाव आयोग मतदाताओं से सीधा संवाद करेगा और मतदान के लिए प्रेरित करेगा। पहले एपिसोड में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी की आवाज सुनी जा सकी। किससे मिलवाने वाली थी तुम मुझे? चुनावी चाचा आइए मिलिए भारत से, और भारत चुनावी चाचा और चाचा की। जंक्शन का नाम जहन में आते ही रेलवे स्टेशन की छवि उभर कर सामने आती है, जहां कई दिशाओं से आने वाली रेलगाड़ियों का समागम होता है। ठीक उसी तरह मतदाता जंक्शन चुनाव आयोग और आम लोगों के बीच नई संभावनाओं का पता लगाएगा, जिसमें आकाशवाणी दिल्ली की
सबसे बड़ी भूमिका होगी। दरअसल आकाशवाणी दिल्ली मतदाता जंक्शन नाम से 52 एपिसोड की एक साप्ताहिक श्रृंखला शुरू करने जा रही है। एक भव्य समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस श्रृंखला का शुभारंभ किया। ये जो 52 एपिसोड्स हैं, इसमें बहुत सारी सूचना और बहुत सारी सूचना का द्विपक्षीय आदान प्रदान सबके साथ में होगा। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना है। हर स्टेज पे बूथ के अंदर में अगर कोई गलत नाम जुड़ना होगा तो दूसरे लोग विरोध करेंगे और दूसरे लोग विरोध करके आपका नाम कटवाएंगे। हर स्टेज पे चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज का 100% योगदान और सहयोग और निगरानी लगातार बनी रहती है। तो एक एपिसोड होगा जो पूरा बताएगा कि आप वोटर बनिए भी, और ये भी निश्चित करेगा, आपको विश्वास दिलाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, और है तो आप आगे बोलिए। This program is ultimately not going to be limited in 23 languages. I am sure that in other dialects, the excerpts of this program and the theme concept and the main points of this program should go in all dialects throughout the country. फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब भारत निर्वाचन आयोग के आइकॉन होंगे। कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया और कहा कि मतदान करना नागरिकों की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मतदान सम्मान का एहसास भी कराता है। शुक्रगुजार हूँ। पहले स्टेट आइकन था बिहार से, आज माननीय राजीव सर ने जो चुनाव आयोग है उन्होंने ये निवेदन किया। अब इस कुछ मेल एक्सचेंजेज होंगे, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी और अच्छा है, जिम्मेदारी है। हर संभव प्रयास करूँगा इस जिम्मेदारी को दायित्वपूर्ण होकर और जिम्मेदारी पूर्वक निभाऊं। 7 अक्टूबर को 7:25 पर आकाशवाणी पर मतदाता जंक्शन श्रृंखला के पहले अंक का ब्रॉडकास्ट शुरू होगा, जिसे श्रोता आकाशवाणी के विविध भारती, रेनबो समेत अनेक प्रतिष्ठित चैनलों पर सुन सकेंगे। मतदाता जंक्शन का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 से 9 बजे के बीच 23 भाषाओं में किया जाएगा। मतदाता जंक्शन के माध्यम से चुनाव आयोग देश की जनता के साथ सीधा संवाद भी करेगा। उम्मीद है कि चुनाव आयोग और आकाशवाणी की इस जुगलबंदी से मतदाताओं में जागरूकता लाने में कामयाबी हाथ लगेगी। राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9 अवतारों में अंतिम मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उसी के चलते नवमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को मिल रही है। वहीं एक और जहां मां की भक्ति में सभी सरोबार दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर रामेश्वरम में नवरात्रि उत्सव के दौरान बोम्मई गोलू गुड़िया की कई किस्मों से घरों को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कर्त्री, विश्व पत्री, विश्व हत्री, विश्व प्रीता, विश्व चार्जिता, विश्व तीता, सिद्धिदात्री नमस्ते। नवरात्रि की महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी कृपा से आप सभी को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, साथ ही जीवन में सफलता और सुयश की प्राप्ति हो। हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वीडियो भी साझा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के नवमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं के पांव धोकर उनका पूजन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवरात्र के मौके पर उन्होंने आज तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना की।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी चीन सीमा के पास लास्ट आउटपोस्ट में हुई है, जिसके बाद यहाँ की ऊंची ऊंची वादियां बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक गई हैं। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन का तीसरा हिमपात हुआ। हिमपात के बाद निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देश के अधिकतर राज्यों से दक्षिण पूर्व मानसून 2022 की विदाई हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में यह अब भी सक्रिय है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ इलाकों समेत देश के कुछ हिस्सों में आज से 3-4 दिनों तक वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती हवाओं से नमी मिलना जारी है, इसलिए छिटपुट बारिश का सिलसिला अब भी जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में आज से मौसम करवट बदलना शुरू कर देगा। इस कड़ी में आज बादल छाए रहेंगे। वहीं बुधवार से सप्ताह भर तक रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बरसात होती रहेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बुधवार को सुबह हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि शाम के समय बूंदाबांदी होगी। वहीं वर्षा बहुत तेज तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी दशहरे के दिन बारिश होने के चलते रावण आदि के पुतला दहन में परेशानी खड़ी हो सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1968 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3481 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.24% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.94% दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर नमन किया और कहा कि भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण भी साझा किया, जिसमें उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की महानता के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, वीर श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। मां भारती के इस निडर पुत्र ने भारत को आजाद कराने और हमारे लोगों में गर्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना एक भाषण साझा कर रहा हूं, जिसमें मैंने उनकी महानता की बात की है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों के मानक सूचकांकों में आज शुरुआती कारोबार में जोरदार उछाल देखा गया। बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स में 1028.28 अंकों की तगड़ी बढ़त देखी गई। इस तरह सेंसेक्स कारोबारी दिवस की शुरुआत में ही 57,817.09 अंक पर पहुंच गया। इस तरह एनएसई के मानक सूचकांक निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार के दौरान 320.3 अंकों की उछाल देखी गई और ये 17,207.65 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों से इंडसिंड बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व के शेयरों में तगड़ी बढ़त रही। देश के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15% वृद्धि हुई है। इस तरह भारत का निर्यात अप्रैल से सितंबर की अवधि में 2 खरब 29 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष देश ने सितंबर में 32 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात किया और उपलब्धि हासिल की। पिछले वर्ष इसी महीने में हुए निर्यात की तुलना में इसमें 3.52% की कमी आई। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में निर्यात में कमी देखी गई। इसका कारण ये है कि कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी है और उसके कारण मांग में कमी आई है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच गैर पेट्रोलियम तथा रत्न और जवाहरात से अलग अन्य सामानों का निर्यात 1 खरब 58 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए निर्यात की तुलना में
इस बार इसमें 5.53% की वृद्धि हुई है। भारतीय स्टेट बैंक ने मुफ्त सुविधाओं की घोषणा के प्रति चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ सकता है। 3 राज्यों का उदाहरण देते हुए एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में वार्षिक पेंशन देनदारी का बोझ अनुमानित तौर पर 3 लाख करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों के अपने कर राजस्व के संदर्भ में झारखंड पर पेंशन का बोझ 217%, राजस्थान पर 190% और छत्तीसगढ़ पर 207% है। रिपोर्ट में बजट से अलग राज्यों के ऋणों पर भी उंगली उठाई गई है जो उनकी अपनी संस्थाओं से लिए गए हैं और जिनकी गारंटी राज्यों ने दी है। इस तरह के ऋण 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुफ्त सुविधाओं के साथ साथ यदि आकस्मिक खर्च के बोझ को जोड़ दिया जाए तो ये सभी राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 10% तक हो सकता है। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में आज पहली बार जापान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित जगह के लिए चेतावनी भी जारी की। इसके अलावा उत्तरी जापान में ट्रेन संचालन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक ये मिसाइल उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से दागी है। वहीं जापान सरकार ने कहा है कि मिसाइल प्रशांत महासागर में गिरने से पहले जापान के क्षेत्र के ऊपर से गुजरी है, जिसे नष्ट करने के लिए किसी भी रक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। उत्तर कोरिया जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ज्यादातर इन मिसाइलों का निशाना जापान सागर होता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मिसाइल दागने की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इससे हुए नुकसान की जांच करने को कहा है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर हैं। तेहरान के शरीफ विश्वविद्यालय में कल शाम को छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद दर्जनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई घायल भी हो गए। इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और सुरक्षा बलों ने उन पर पेंट बॉल और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। ईरान की राज्य समाचार एजेंसी के अनुसार गिरफ्तार किए गए अधिकांश छात्रों को रिहा कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शरीफ विश्वविद्यालय में केवल डॉक्टरेट छात्रों को अगली सूचना तक परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी। ईरान में बीते दिनों में सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई और दर्जनों लोगों की प्रदर्शन के दौरान मौत के बावजूद देश में विरोध प्रदर्शन तीव्र हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खमेनी ने देश में जारी प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुए प्रदर्शनों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। खमेनी ने कहा कि इन दंगों और देश में जारी असुरक्षा के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। इसके अलावा उन्होंने महसा अमीनी की मौत को एक दुखद घटना बताया और ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर सवाल भी उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की रिपोर्टों पर गंभीर चिंता जताई है। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोग न्याय संगत और सार्वभौमिक सिद्धांतों का आह्वान कर रहे हैं। वहीं ईरान दशकों से अपने लोगों को मौलिक स्वतंत्रता से वंचित रख रहा है और हिंसा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं को दबा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के सभी नागरिकों के साथ खड़ा है जो अपनी बहादुरी से दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। दरअसल हिजाब का विरोध कर रही 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अब तक कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई के लिए ईरान के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अपने ऊपर आरोप लगाए जाने से नाराज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े न्यूज चैनल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने दंडात्मक हर्जाने के तौर पर चैनल से $475 मिलियन की मांग की और दावा किया कि किस नेटवर्क ने उनके खिलाफ अपमान और बदनामी का अभियान चलाया है।
ट्रंप ने फ्लोरिडा की कोर्ट में दायर मुकदमे में दावा किया है कि चैनल ने उन्हें राजनीतिक रूप से हराने के लिए एक प्रमुख समाचार संगठन के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। वहीं चैनल ने मामले पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तथाकथित जनमत संग्रह का हवाला देते हुए यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने के बाद दोनों देशों के सेनाओं के बीच जंग तेज हो गई है। इस बार यूक्रेनी सैनिक अधिक आक्रामकता के साथ हमले कर रहे हैं, जिससे रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने डेनिप्रो नदी के किनारे पर कब्जा बढ़ाया है। इसके कारण हजारों रूसी सैनिक उसके घेरे में आ गए हैं। यूक्रेन ने अभी तक अपनी बढ़त की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी टैंकों के हमले में पीछे हटने की बात स्वीकार की है। यूक्रेनी सेना ने सोमवार को रूसी रक्षा को भेजते हुए नीप्रो नदी के किनारे तेजी से बढ़त हासिल की है। यूक्रेनी सेना की इस बढ़त से हजारों रूसी जवानों के घिरने के साथ ही रसद और हथियारों की कमी का संकट मंडराने लगा है। यूक्रेनी सेना ने नीप्रो नदी के किनारे बढ़त हासिल कर रूस की आपूर्ति व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेनी सेना के लिए ये एक नई सफलता है। इससे पहले उसने देश के पूर्वी हिस्सों में भी कई जगहों से रूसी सेना को खदेड़ने का दावा किया था। यूक्रेन में रूस के युद्ध के खिलाफ ऑन एयर विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रसिद्ध रूसी टीवी पत्रकार मरीना ओवस्योनिकोवा को मॉस्को की वांछित सूची में डाल दिया गया है, जबकि उसके पूर्व पति ने बताया कि वो प्री ट्रायल हाउस अरेस्ट से बच गई थी। 44 वर्षीय ये पत्रकार अगस्त में 2 महीने के लिए नजरबंद इनको कर दिया गया था, और अगर वे रूस के सशस्त्र बलों के बारे में फर्जी खबर फैलाने की दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। ये मामला जुलाई में एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित है, जब वे क्रेमलिन के सामने एक नदी तटबंध पर खड़ी थी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक हत्यारा और उनके सैनिकों को फांसीवादी बताते हुए एक पोस्टर उन्होंने रखा था। नजरबंदी की अवधि 9 अक्टूबर को खत्म हो रही है। ब्रिटेन में महीने भर पुरानी लिज ट्रस की सरकार को विरोध के बीच अपने कदम को वापस लेना पड़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी में समर्थन जुटाने के लिए ट्रस ने महंगाई से जूझ रही देश की जनता को आयकर में कटौती का आश्वासन दिया था। जैसे ही उन्होंने इस घोषणा के अनुरूप आयकर की उच्चतम सीमा को नीचे किया, बाजार असंतुलित हो गया और सरकार की निंदा का दौर शुरू हो गया। दबाव में आई सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है। बस सरकार ने सितंबर में मिनी बजट लाकर आयकर में कटौती का प्रावधान किया था। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में ट्रस के विरोधियों ने सरकार पर प्रहार करने में देर नहीं की। इसके बाद वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिग ने कहा कि कर की उच्चतम सीमा को कम करने का निर्णय विनम्रता से वापस लिया गया है। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान यान से अब तक 85 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तूफान से सर्वाधिक प्रभावित फ्लोरिडा के ली काउंटी में 42, जबकि उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 39 की मौत हुई। वहीं उत्तरी कैरोलिना में 4 लोग मारे गए। दक्षिण कैरोलिना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तूफान के तबाही मचाने के बाद फ्लोरिडा के अधिकारी अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। शक्तिशाली तूफान फ्लोरिडा में बुधवार को पहुंचा था। इसके कारण करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। व्हाइट हाउस ने शनिवार को जारी बयान में कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन बुधवार को फ्लोरिडा में तूफान से हुई तबाही का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। उन्होंने देश की आवाम से हकीकी आज़ादी मार्च में साथ देने की गुजारिश की है। इमरान ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हकीकी आज़ादी मार्च ईद मिलाद उन नबी यानी 9 अक्टूबर के बाद किसी भी समय निकाला जा सकता है। इमरान खान ने अपने बानीगाला स्थित आवास पर बैठक में हकीकी आज़ादी मार्च का आह्वान किया। इस बैठक में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के पार्टी नेता और समर्थक मौजूद रहे। इस बार पूरी तैयारी के साथ आज़ादी मार्च निकाला जाएगा। और अब बात खेल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम इस सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है।
सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 16 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपना सम्मान बचाने की होगी। बांग्लादेश के सिलहट में खेले जा रहे महिला एशिया कप के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम आज संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो भारतीय टीम दूसरे पायदान पर काबिज है, जबकि पहले स्थान पर पाकिस्तान महिला टीम है। आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेगी। देश ने एथलेटिक्स के खेल में हरदम नए सितारों को सामने रखा है और इन दिनों 100 मीटर स्पर्धा में अमलान बोरगोहेन और ज्योति याराजी 2 ऐसे नाम हैं जो इस खेल में नई सनसनी के तौर पर सामने आए हैं। तो कौन है ये दोनों एथलीट और क्या है इनकी कहानी, जानते हैं गुजरात के गांधीनगर में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार के इस रिपोर्ट में। भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान देते हैं ये अमलान बोरगोहेन और ज्योति याराजी। ये दोनों 36वें राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन बनकर सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश की ज्योति और असम के अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर की स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की चमक को बिखेरने वाली ज्योति के लिए यहाँ तक पहुँचना कभी भी आसान नहीं रहा। ज्योति के पिता सूर्य नारायण निजी सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि उनकी मां कुमारी लोगों के घरेलू काम में हाथ बटाती हैं। बावजूद इसके ज्योति ने अपने सपनों की उड़ान को कम नहीं होने दिया। बड़ी बात ये कि ज्योति 100 मीटर बाधा दौड़ में भी इतिहास रच चुकी हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। हम कितना हार्ड वर्क करते हैं ग्राउंड में, वो उधर प्रूव करने के लिए आता है। तो मेरा कोच मेरे को अच्छा से ट्रेनिंग दिया, तो मैंने वो 100 हर्डल के अच्छा से प्रिपेयर हुआ। आई एम हैप्पी इधर तक आया और जाना है सर। अभी तो शुरू हुआ था और मेरा कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करके मैं प्राउड लेके आना है। और मेरा मम्मा पापा को और मेरा किसने मेरे को इतना बिलीव करके मेरा पीछे है सब लोग, तो वो लोग का ऑल आई वांट टू प्रूव एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव सम टारगेट टू रीच। वहीं असम के अमलान बोरगोहेन की बात करें तो नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श मानने वाले इस एथलीट का सपना देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का है और जिसके लिए वो अपनी स्पीड पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी 10.25 से 10 के नीचे लाने के लिए बहुत टेक्निकल हो जाता है, लाइक कुछ मिस्टेक्स नहीं चाहिए। सो अभी वो ज़्यादातर अपने प्रैक्टिस और माइंड के ऊपर है दोनों। सो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये सब एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा आगे जाके कि रेस कैसे करना है। मेजर गोल लाइक सारे एथलेटिक्स का रहता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे और मैंने अब तक नहीं किया हो। सो फर्स्ट तो वो रहेगा। फर्राटा के इन चैंपियनों को ब्रिटिश कोच जोसेफ हिलियर और फिजियो नीलेश मकवाना का मार्गदर्शन मिला है, जो इन दोनों की रनिंग स्किल्स पर लगातार काम कर रहे हैं। He really needs to work on things like his strength. There's some real technical things he needs to work on. Keep developing his overall speed, acceleration, and also getting some good exposure to higher level competitions as well. So he's pretty much unbeaten now in India for I think the last 2.5 years. So we need to get him into big competitions in Europe, overseas, and run against some of the best athletes in the world, so he can really sort of get stuck into those guys. आपका throughout the season अगर आपके muscles बैलेंस में है तो आपका चांसेस ऑफ इंजरीज बहुत कम हो जाती है। सो वो मेरा फोकस होता है थ्रू आउट द सीज़न का। कंपटीशन में जाने के टाइम पे थोड़े बहुत इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो होते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस, बट उसके बाद उसका करेक्शन करना, उसको मेंटेन रखना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ज्योति याराजी और अमलान जैसे एथलीट ऊर्जा से भरे हैं और दोनों की लगातार आगे बढ़ने की ललक इनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खोल रही है। ज्योति और अमलान दो ऐसे युवा एथलीट हैं जिनके सपनों की उड़ान काफ़ी ऊंची है और वो अपने इस सपने की उड़ान को और ऊंचाइयां देने के लिए लगातार अपने आप को निचले स्तर पर और उसके बाद आगे आने वाले
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार और मांझने में लगे हैं। दोनों का लक्ष्य है कि वो देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतें और इसके लिए जमीनी स्तर पर आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए दोनों बखूबी अपने आप को तैयार करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, गांधीनगर, गुजरात। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।